मिश्र शो की शुरुआत दिल्ली में भारत के चल रहे एक बड़े इवेंट की भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, जहां ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन बड़ी खबर निकल कर आई। Hyundai और टीवीएस के पवेलियन से Hyundai और टीवीएस के बीच एक बड़ा करार हुआ है, जिसके तहत दोनों कंपनियां फ्यूचर के EV 3 और 4 व्हीलर्स पर काम करेंगी। इसका नाम दिया है E4W कॉन्सेप्ट, जिस पर से आज पर्दा उठ गया। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने। एक बड़ी खबर है ये भारत मोबिलिटी से कि टीवीएस और Hyundai दोनों ने अपने हैंड ज्वाइन किए हैं, दोनों साथ आए हैं। ये होगा ऐसी व्हीकल के थ्रू, ये एक कॉन्सेप्ट है E4W कॉन्सेप्ट। सो ऐसी व्हीकल डेवलप की जाएगी दुनिया के बाजारों के लिए। खास बात यह है कि ये अर्बन मोबिलिटी के लिए है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है, और इसमें टीवीएस जो भारत की कंपनी और Hyundai जो कोरियन कंपनी है, दोनों ने अपने साथ आए हैं और इसको दिखाया है। टीवीएस इसे बनाएगी, मार्केट करेगी, Hyundai का कॉन्सेप्ट होगा और दोनों इसमें और भी ज्यादा भागीदारी करेंगे। अगर हम डिजाइन की बात करें तो बहुत ही अर्बन फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है इसका। आप देख सकते हैं इसके लिए जो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के लिए कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, सीट्स बहुत रखी गई हैं, कम कॉस्ट वाली देख के लगता है, तो कमर्शियल पर्सनल में इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें इसके पूरे करेक्टर की, तो 4 सीटर लगती है। छोटी चीज़ें जैसे कि पंखा रखा गया है, छाता रखा गया है, तो ये चीज़ें डिफाइन करती हैं कैसे फ्यूचर की मोबिलिटी आएगी। और टीवीएस का पहले से टाई BMW से है, Hyundai से होने के बाद उसको और भी बढ़त मिलेगी ग्लोबल मार्केट्स में। दोनों के लिए कैसा होने वाला है ये तो फ्यूचर ही बताएगा, पर अभी तक दोनों ने कोलैबोरेशन किया है ऐसे 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स बनाने के लिए जो फ्यूचर में मोबिलिटी डिफाइन करेंगे। बहुत बड़ा मार्केट है इनका, एक्सपोर्ट्स में और भारत में दोनों। सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। ऑटो एक्सपो में आज BMW ने अपनी 2 बाइक लॉन्च की, जिसमें से एक फन 300 GS एडवेंचर और S1000 RR है। बाइक की खासियत और कीमत बता रही हैं ऐश्वर्या पाटिल, और इसके बाद थोड़ी देर बाद सुमित के पास वापस चलेंगे। भारत मोबिलिटी का सबसे बड़ा इस 2025 का पड़ाव फ्लेक्स फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑल्टरनेटिव फ्यूल ये रहा है। एंड गवर्नमेंट को भी इस पर काफी इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो X1 के बारे में बात करते हैं, वो यहाँ का हाईलाइट रहा है। सस्टेनेबल मोबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, जो भारत मोबिलिटी एक्सपो का जो एक थीम है, उसके बारे में हमारा जो विचार है वो काफी क्लियर है और काफी सालों से क्लियर है कि हमने आज से 3 साल पहले ही ये सोचा था कि हम BMW ग्रुप को इलेक्ट्रिक की तरफ लेके जाएंगे। और मेरे को ये खुशी है कि आज भी 3 साल के बाद भी 2 चीजें, एक हम लग्जरी मोबिलिटी में अभी भी लीडर्स हैं, ओके, एक पहली बात ये, और दूसरा पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि ऑप्शंस या नंबर ऑफ गाड़ियां जो हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक स्पेस में, वो सिर्फ BMW के पास है। हमारे पास 6 कार्स और 2 स्कूटर्स हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है जो इतनी वाइड वैरायटी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की प्रोवाइड कर सके। सो वही हमने कोशिश की थी कि अभी भारत मोबिलिटी एक्सपो में इस थीम को ध्यान रखते हुए कि एक तो हमने अपनी X3 लॉन्च की, जो हमारी ट्रेडिशनल जो कहते हैं मिड साइज SUV है, वो उसको लॉन्च किया, 4th जनरेशन की है, ये तो सराही जाती है। बट हमने एक और चीज लॉन्च की इस बारी जो स्पेसिफिकली नए भारत के लिए। सो इसको हम कह रहे हैं, ये नए भारत का जो कस्टमर है ये एब्सोल्युटली एम्बिशियस है, राइट। बहुत क्लियर है कि उनको क्या चाहिए, उनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उन्हें हर चीज चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर। तो जब हमने इन कस्टमर से पूछा कि आप अपनी गाड़ी में क्या ढूंढते हैं, तो बोला हमें चाहिए स्पेस, हमें चाहिए कंफर्ट, हमें चाहिए एक लिविंग रूम वाली फीलिंग, जैसे मेरा घर होता है वैसी लग्जरी होनी चाहिए मेरे अंदर, ठीक है। मुझे परफॉर्मेंस भी चाहिए, मुझे एफिशिएंसी भी चाहिए, ठीक है, मुझे सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस भी चाहिए, मुझे रोड प्रेजेंस भी चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए, लेकिन अच्छी वैल्यू भी चाहिए, राइट। तो ये जो कस्टमर आजकल की जो डिमांड है, तो वो ये कहते हैं कि मुझे लग्जरी अडॉप्ट करनी है, तो मुझे ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये जो है हमारी पहली X1 लॉन्ग व्हील बेस, ये इंडिया के लिए बनी है, ओके, और इंडिया में बन रही है, ओके, लोकली मैन्युफैक्चर्ड। ये ऑलरेडी ओपन फॉर बुकिंग्स फिलहाल, ओपन फॉर बुकिंग, डिलीवरी ऑल्सो अवेलेबल, टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं आप जाके। तो इस बार ही हमने ये गेम चेंज की है या डिस्ट्रप्शन किया है कि नॉर्मली होता है लॉन्च करने के बाद आपको 3-4 महीने बाद गाड़ी मिलती है, नहीं, ये गाड़ी इमीडिएट डिलीवरीज के लिए अवेलेबल है, इमीडिएट टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल है, आप जाके इसको बुक कर सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग भी जो हमने रखी है इस इलेक्ट्रिक कार की 49 लाख रखी है।
शुक्रिया ऐश्वर्या। और अब सुमित के पास वापस चलते हैं, जो कि लगातार ऑटो एक्सपो से जानकारी ला रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस और हल्के कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी स्विच मोबिलिटी ने IEV सीरीज की नई गाड़ी लॉन्च की है। इस मौके पर जानते हैं कि सुमित चतुर्वेदी ने कंपनी के CEO महेश बाबू से क्या बातचीत की। मोबिलिटी में आज का दिन भी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम है। काफ़ी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। एक कंपनी है स्विच मोबिलिटी जो काफ़ी काम कर रही है। इसकी IEV8 ये एक कॉन्सेप्ट व्हीकल है जो आज दिखाई गई है भारत मोबिलिटी में। और इसके CEO स्विच मोबिलिटी के CEO महेश बाबू हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया महेश जी बातचीत के लिए। सबसे पहले बात करते हैं IEV8 कॉन्सेप्ट है, क्या नया है इसमें, इसके पीछे क्या सोच रही है आपको डेवलप करने की? अभी लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया IEV सीरीज, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल सीरीज। उसमें 2 गाड़ी है अभी मार्केट में, IEV3 और IEV4। दोनों लगभग 700 व्हीकल्स मार्केट में है और 2 मिलियन किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका। गाड़ी अच्छी चल रही है, कस्टमर का फीडबैक अच्छा है। इन दैट सीरीज टुडे वी आर अनवीलिंग अ कॉन्सेप्ट IEV8। ये IEV8 टेक्नोलॉजिकली अच्छा गाड़ी है, स्टाइल है। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, LED इंडिकेटर लैंप है, टिल्ट स्टीयरिंग है, एयर कंडीशन कैबिन है। इसमें तो 4 टन का कैपेसिटी लेके जा सकता है। ये मेनली सॉर्टिंग सेंटर है, इंटरसिटी इंट्रा सिटी को यूज़ कर सकता है। ये गाड़ी एक चार्ज में 250 किलोमीटर चलेगा और ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और रनिंग कॉस्ट इसका बहुत कम है। ये TCO देखेगा आप, डीजल का वजह से इलेक्ट्रिक का रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। इसके वजह से अपना कस्टमर ने इनको एटलीस्ट 10,000 से 20,000 तक सेविंग हो सकता है महीना में। और अगर बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो मार्केट के कैसे टारगेट कर रहे हैं इसको? इसके अलावा कौन सी और गाड़ी आप डेवलप कर रहे हैं? और लगता है आपको भारत एक बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है EVs के लिए दुनिया भर में। देखिए EV का बहुत बड़ा चांस है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अभी रीइनोवेट हो रहा है। अभी EV का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है क्योंकि उसका 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। 1, कंट्री का ऑयल इंपोर्ट कम होता है। नंबर 2, सिटी का पोल्यूशन कम होता है। नंबर 3, इनका गाड़ी का यूज़ का रनिंग कॉस्ट का वजह से कस्टमर को सेविंग्स मिलता है। सो कमर्शियल व्हीकल में सेविंग्स इम्पॉर्टेंट है। उसके वजह से अपना उम्मीद है ये गाड़ी सब अच्छा चलेगा मार्केट में। कस्टमर ऑलरेडी अप्रिशिएट कर रहा है। IEV3, IEV4 दोनों गाड़ी अच्छा चल रहा है। 700 कस्टमर्स आर ऑलरेडी परचेस्ड इट, दे आर यूजिंग इट वेल। वी हैव परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। वही टेक्नोलॉजी में हम हाई वोल्टेज लिथियम आयन बैटरी आर्किटेक्चर में ये गाड़ी भी लेके आया। इनका स्विच आयन का कनेक्टेड मोबिलिटी सॉल्यूशन है। उसमें आप फुल इकोसिस्टम ऑफ द गाड़ी, ड्राइवर, फ्लीट मैनेजमेंट, चार्जिंग सिस्टम सब एक ऐप में देख सकते हैं एंड दैट विल हेल्प टू ऑप्टिमाइज द ऑपरेशंस। थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं नतीजों की। कोटक महिंद्रा बैंक और RBL बैंक ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। पूरा एनालिसिस बताने के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले की नंबर्स पे जरा गौर डाल लेते हैं। ये जो इस बार का मुनाफा आया है कोटक महिंद्रा बैंक का, उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ लेंडिंग और डिपॉजिट में भी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है। सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव सरप्राइज आया है नंबर्स को लेकर, वो मार्जिन्स में है। और इस पर और जानकारी लेने के लिए गौरव जवलकर से संपर्क साधते हैं। गौरव, बताइए क्या रहा खास इस बार की अर्निंग्स में? अगर हम इस बार के कोटक के अर्निंग्स की बात करें तो कहते हैं इनलाइन नंबर्स देखने को मिले और इसी के साथ साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। सबसे पहले अगर नंबर्स को देखें तो कहते हैं ग्रोथ जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम का कहीं पे 10% पे रहा है। PPOP 14% से बढ़ा और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कहीं पे 10% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला। बट इसके साथ साथ कहते एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला, जो कि क्रेडिट कॉस्ट है वहां पे एक गिरावट देखने को मिली। जो स्लिपेजेस है वहां पे QOQ लेवल पे गिरावट देखने को मिली और इसके चलते क्रेडिट कॉस्ट में कहीं पे 0.68% का ही नंबर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो वहां पे भी 4.93% अभी ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि बढ़ गए हैं 2 बेसिस पॉइंट से, जो कि एक अच्छी पॉइंट है। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो कहते हैं जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां पे ट्रेंड हमने देखा है कि कहीं पे गिरावट देखने को मिल रही है कई सारे बैंक में। और इसी में कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक जहाँ पे
नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की तो वहां पे भी एक अच्छी सुधार जो है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से देखने को मिली है। अब आगे जाके मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसे रहेगी वो जानना तो काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। बट इसके अलावा अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे नंबर्स इनलाइन थे, और एसेट क्वालिटी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो कहीं पे कुछ अच्छा ट्रेंड जो है कोटक महिंद्रा बैंक से इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल गौरव, इसके अलावा एक और बड़े बैंक के नतीजे आए हैं, वो है आरबीएल बैंक। सरप्राइजिंग बात यह है कि मुनाफे में 86% की गिरावट हो गई है। आखिर क्या कारण था इसका? जी, अगर हम आरबीएल बैंक की बात करें तो सबसे पहले अगर हम नंबर देखें नेट इंटरेस्ट इनकम, वहां पे कुछ अच्छा नंबर इनलाइन नंबर हमें देखने को मिला था। ईपीओपी की अगर बात करें तो वहां पे भी ग्रोथ देखने को मिला। बट इस बैंक में इस क्वार्टर में हुआ ऐसे है कि प्रोविजन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम प्रोविजन नंबर्स की बात करें तो लगभग 160% की जो अपटिक है वाई बेसिस पे वो इसी क्वार्टर में हमें देखने को मिली, और इसी के चलते हुए कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला। हालांकि बैंक का कहना यह है कि कहीं पे 414 करोड़ का उन्होंने प्रोविजन जो है वो एनपीएल अकाउंट को लेके बनाया था। बट इसी के साथ साथ कहीं पे एसेट क्वालिटी के ऊपर जो कंसर्न्स थे वो बढ़ते हुए हमें इस बैंक की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक की कमेंट्री की भी अगर हम बात करें तो वहां पे भी एक बेरिश टोन मैनेजमेंट की तरफ से देखने को मिला। उनका मानना यह है कि जो चैलेंजेस है एसेट क्वालिटी में वो वैसे ही बने रहे हैं बैंक के लिए। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तो उनका मानना यह भी है कि आगे जाके नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है फोर्थ क्वार्टर में वो और भी गिर सकते हैं, और FY26 में कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन सुधरने की काफी ज्यादा चांसेस है। अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की तो वहां पे भी बैंक का मानना यह है कि थोड़े ज्यादा थे। हालांकि उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट पे काम करना चालू कर दिया है, बट जो ओवरऑल एसेट क्वालिटी के ऊपर स्ट्रेस है वो काफी ज्यादा एविडेंट रहा है। इसी के साथ अगर हम स्लिपेजेस की भी बात करें तो कहते हैं 14 क्वार्टर्स हाई लेवल पे ये जो स्लिपेज नंबर है वो भी हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक वीक प्रदर्शन बैंक की तरफ से रहा था नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी, और सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न जो एसेट क्वालिटी है उसके ऊपर फोकस जो है वो बना रहेगा, क्योंकि काफी वीक प्रदर्शन जो है आरबीएल बैंक की तरफ से थर्ड क्वार्टर में देखने को मिला है। शुक्रिया गौरव जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए कि कैसे कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे तो इनलाइन हैं लेकिन यहाँ पे मिस रहा है आरबीएल बैंक के नतीजों में। इसके अलावा एक और नतीजों की बात कर लेते हैं। तीसरी तिमाही में विप्रो और टेक महिंद्रा के नतीजे आए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी थी और ओवरऑल ये अर्निंग्स कैसी रही, इस पूरी डिटेल के साथ जुड़ गए हैं अंश भीलवार। बिल्कुल, तो सबसे पहले शुरुआत हम विप्रो से करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो कंपनी की जो आईटी सर्विस रेवेन्यू है वहाँ पे हल्की बढ़त नजर आई है, करीबन 0.4% की, जो कि इनलाइन ही है एक्सपेक्टेशन से। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा जंप नजर आया 4.3% का, तो जो अनुमान है उससे भी बेहतर यहाँ पे प्रॉफिट आते हुए नजर आए हैं। एबिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है, जो पहले 16.8% था वो बढ़कर अब 17.4% हो गया है। लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 1.1% घटता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्स की बात करें तो टीसीवी विंस जिसे कहते हैं यहाँ पे 35% का गिरावट होता हुआ नजर आया, और आंकड़े देखें तो $960 मिलियन रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ अगर हम एट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया, जो पहले 14.5% था वो बढ़कर अब 15.3% हो गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डॉलर रेवेन्यू में प्रेशर दिखा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा बढ़त होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ अगर हम टेक महिंद्रा के नंबर्स देख ले तो यहाँ पे भी इनके जो रेवेन्यू है वो करीबन 0.2% से घटते हुए नजर आया है, लेकिन इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भारी गिरावट नजर आई है, करीबन 21% की गिरावट आई है। आंकड़े भी देखें तो 989 करोड़ का है, तो जो अनुमान किया जा रहा था उससे काफ़ी नीचे आता हुआ यहाँ पे नजर आया है। एबिट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बढ़त आई है, 5.5% का आया गया है, और एबिट मार्जिन की बात करें तो 10.2% का यहाँ पे नोट किया गया है, जो कि इनलाइन ही है अनुमान के मुताबिक। न्यू डील विंस की बात करें तो यहाँ पे $745 मिलियन का रिकॉर्ड किया गया है, एज कम्पेयर टू पहले जो $603 मिलियन का था, तो यहाँ पे एक अच्छी बढ़त होती हुई नजर आई है। एट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया, जो पहले 10.6% था वो बढ़कर अब 11.2% हो गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने जो इनलाइन ही ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डिलीवर की है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे भारी गिरावट होती हुई नजर आई है। अब बात करते हैं एक बड़े इवेंट की जो कि कुछ ही दिनों में आने वाला है, यानी कि यूनियन बजट। बजट से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको 18 Hours स्वदेश पे मिलेंगी, और सबसे बड़ी चीज आप बजट में क्या नोटिस करते हैं? फिस्कल डेफिसिट। इस पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं कि सरकार फिस्कल प्रूडेंस को बनाए रखेगी। जानते हैं पूरी खबर प्रकाश प्रियदर्शी से।
देखिए FY26 के लिए सरकार का जो फिस्कल प्रूडेंस रोड मैप है वो जारी रह सकता है, जो कि पहले से निर्धारित है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि FY26 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो 4.5% से नीचे रह सकता है। सरकार ने इसकी मंशा पहले ही जाहिर कर दी है। इसके अलावा जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है वो दरअसल वित्त वर्ष 2025 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट हैं, जो कि 4.9% एस्टिमेटेड हैं, उसको सरकार सरपास कर सकती है और करीब 4.7% उसको घटा सकती है। यानी कि जो सरकार का अचीवमेंट होगा फिस्कल डेफिसिट के मामले में वो 4.9% के बजाय 4.7% रह सकता है, कई फैक्टर्स की वजह से। एक तो चालू वित्त वर्ष के दौरान जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट है वो इस वक्त कम है। सरकार हालांकि कोशिश कर रही है कि अगले 3 महीनों के दौरान इसमें बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान PSUs की तरफ से और सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो डिविडेंड हासिल हुए हैं उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसकी वजह से भी जो फिस्कल डेफिसिट है वो बजटेड टारगेट से नीचे रखने में कामयाबी मिल सकती है। साथ ही साथ सरकार ने सभी मिनिस्ट्रीज़ को इस बात के निर्देश दिए हैं कि अगले 3 महीने के दौरान कैपेक्स में बढ़ोतरी की जाए, ताकि जो ओवरऑल ग्रोथ है उस मोमेंटम को बनाकर रखने में मदद मिले। लेकिन कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट बोरोइंग। वित्त वर्ष 2026 के दौरान खासकर डेटेड सिक्योरिटीज़ के जरिए जिसमें कि बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, खासकर जो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने के मकसद से। लिहाजा सरकार एक बेटर बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी फिस्कल प्रूडेंस और कैपेक्स नंबर्स के बीच में, लेकिन जो फिस्कल रोड मैप है उसको बनाकर रखने की सरकार उसको बनाकर रख सकती है और इस बात की संभावना ज़्यादा है। शुक्रिया प्रकाश। अब एक और बड़ी खबर की तरफ फोकस करते हैं जिस पर ईटी नाउ स्वदेश लगातार नजर बनाए हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 100% FDI जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में जल्द अनाउंस हो सकती है। सूत्रों से पता चला है कि वित्त मंत्री इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को बजट में अनाउंस कर सकती हैं। क्या है पूरी खबर, इसके साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। आने वाले बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए रिफॉर्म का ऐलान होते हुए देखने को मिलेगा। जिस तरह से 2021 के बजट में हमने देखा था कि ऐलान किया गया था FDI लिमिट को 49% से बढ़ा के 74% करने का, तो उसी तर्ज पे इस बार सरकार ऐलान कर सकती है 74% से 100% FDI करने का, जो कि इंश्योरेंस रिफॉर्म का हिस्सा है, जिसमें अलग अलग जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित रिफॉर्म हैं, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस शामिल है, जो कंपोजिट लाइसेंस इंश्योरेंस कंपनियों को आज़ादी देगा कि वो अगर कोई नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार भी कर पाएगी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नॉन लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार कर पाएगी। इसके अलावा नई इंश्योरेंस कंपनी के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है उसको कम करना और ओपन आर्किटेक्चर एजेंट्स को पूरी आज़ादी देना। अभी एक सेगमेंट में एक ही कंपनी के साथ एजेंट टाई अप हो सकता है, लेकिन जो नए नियम सरकार लाने जा रही है उसमें एक एजेंट अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट भी ऑफर कर पाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इंश्योरेंस रिफॉर्म से जुड़ी हुई है, जो कि इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट के अंदर प्रस्तावित है। तो इसका हमें ऐलान होते हुए दिखेगा बजट के अंदर। हालांकि इसको जो अंतिम मंजूरी मिलेगी वो संसद के जरिए ही मिलेगी और माना जा रहा है कि बजट सेशन के अंदर इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल है उसको पारित किया जाएगा, जिससे जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म है वो प्रस्तावित है, जिसको IRDA के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, DFS के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा एक और ऐलान जो है बजट में देखने को मिल सकता है वो है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज का, NHCX का, जो कि एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हॉस्पिटल्स जुड़े हुए होंगे, इंश्योरेंस कंपनियां जुड़ी हुई होगी और पॉलिसी होल्डर जुड़े हुए होंगे, जिससे क्लेम सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है उसको आसान किया जा सकेगा और जो कैशलेस क्लेम हैं वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे होंगे, जिससे पॉलिसी होल्डर्स को, हॉस्पिटल्स को, इंश्योरेंस कंपनियों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये सारे ऐलान जो है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो बजट में होने की उम्मीद की जा रही है। एक और बजट खबर की तरफ फोकस करते हैं। बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम के आवंटन में इजाफा हो सकता है। बांग्लादेश में जारी तनाव के बीच सरकार के फैसले से टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा होगा। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। आगामी यूनियन बजट में सरकार का टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष फोकस रह सकता है। सूत्रों की माने तो बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ज्यादा बजट एलोकेशन से लेकर के PLI स्कीम या फिर कुछ
कुछ इंसेंटिव बेस्ड स्कीम का अनाउंसमेंट भी हम होता हुआ देख सकते हैं। सूत्रों की माने तो सबसे पहले बजटरी एलोकेशन जो टेक्सटाइल सेक्टर का रह सकता है वो इस बार इस वित्त वर्ष के लिए तकरीबन 15 से 20% ज्यादा रह सकता है। 2024-25 में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजटरी एलोकेशन तकरीबन 4200 करोड़ रुपए का था, जबकि 2025-26 के लिए ये बजटरी एलोकेशन 15-20% बढ़ करके तकरीबन 5200 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो भी पीला स्कीम है इसकी मियाद को भी बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और जो इस पीला स्कीम के लिए जो बजटरी एलोकेशन है उसको भी बढ़ाने पर विचार कर रही है और वो तकरीबन 600 मिलियन रुपए के आसपास उसको किया जा सकता है। इस पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार जो अलग अलग टाइप के यार्न्स हैं जो कि इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस पर जो इंपोर्ट टैरिफ है उसको रैशनलाइज करने पर, उसको कम करने पर विचार कर रही है और उसका भी अनाउंसमेंट संभवतः किया जा सकता है। जो मशीनरी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन मशीनरियों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है कुछ हद तक इसमें भी कटौती होता हुआ हम देख सकते हैं। तो ये तमाम कदम या यूं कहें राहत जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सरकार देना चाहती है, इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला ये कि बांग्लादेश में जो अनरेस्ट की सिचुएशन है इसने भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कई ब्राइट अपॉर्चुनिटी बनाई है, इसको सरकार एनकैश करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि सरकार ये समझती है कि जितना ज्यादा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी उतना ज्यादा वो एम्प्लॉयमेंट के मसले पर भी कुछ हद तक कामयाबी पा सकती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो कर पाएगी। इनको देखते हुए सरकार आगामी बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट जिसमें कि बजटरी एलोकेशन को बढ़ाने से लेकर के पीला स्कीम या फिर कुछ इंसेंटिव बेस्ड स्कीम का अनाउंसमेंट कर सकती है। शुक्रिया समीर। और बजट से रिलेटेड कोई भी खबर आपको सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पे मिलेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।